हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 12th क्लास इंग्लिश बुक विस्टास का थर्ड लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसकी राइटर हैं तिशानी दोशी। ये इंडियन राइटर हैं और आप जैसा कि इसके शीर्षक से ही जान लेना चाहिए आपको कि जर्नी होती है यात्रा और एंड होता है अंत और अर्थ है आपकी धरती, यानी कि धरती के अंत का जो भ्रमण किया है, यात्रा की है उसने, राइटर ने, उसके बारे में बता रही है। और ये आपको पता होना चाहिए कि धरती का अंत हमारा कहाँ है, अंटार्कटिका पर है, जहाँ पर सिर्फ उस महाद्वीप पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। तो जो राइटर है वो एक भ्रमण पर या दौरे पर वहाँ जाती है और उसका जिक्र यहाँ करती है कि किस तरह से वो वहाँ पर जाती है और किस तरह की वहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और किस तरह से ये महाद्वीप पहले हुआ करता था, अब यहाँ पर क्या परिवर्तन आ चुके हैं और सारी चीज़ें आप इसमें जानोगे। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबाउंड अ रशियन research vessel, the academic Shokalsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. अर्ली दिस ईयर का मतलब इस वर्ष के शुरुआत में, अर्थात जिस वर्ष में राइटर ने ये लेसन लिखा है उस वर्ष के शुरुआत में आई फाउंड, आई यहाँ पर जो है राइटर खुद है, फाउंड माई सेल्फ एब्रोड अ रशियन रिसर्च वेसल। तो राइटर कहती है कि उसने खुद को, अपने आप को रशियन रिसर्च वेसल पर पाया, जहाज पर पाया। नाम क्या था उसका, द अकेडमिक शोकाल्स्की, जो कहाँ जा रहा था, हीडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट में सबसे ठंडा, ड्राईएस्ट में सबसे सूखा और विंडेस्ट में सबसे ज़्यादा जहाँ पर हवा चलती है, कॉन्टिनेंट में होता महाद्वीप, इन द वर्ल्ड, संसार का जो सबसे ठंडा, सबसे सूखा, सबसे हवा वाला जो महाद्वीप है उसमें एक रशियन रिसर्च वेसल जा रहा था जिसका नाम क्या था, अकेडमिक शोकाल्स्की। उसके माध्यम से जो है वहाँ पर वो राइटर जाती है, कौन सी जगह पर, अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। देखो आपको जो लेसन है इसमें भूगोल की कुछ टर्म्स मिलेंगी, कुछ साइंस की मिलेंगी, तो इसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बच्चों ने जो है जर्नल साइंस भी पढ़ रखी है और जर्नल भूगोल भी पढ़ रखी है। तो आपने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ रखी हैं, तो ये वही चीज़ें हैं। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। मद्रास में, अर्थात जो मद्रास है वो उस इक्वेटर पर 13.09 डिग्री पर है। तो मद्रास से इन्होंने अपनी क्या की है, यात्रा शुरू की है। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और 9 टाइम जोन्स को भी आप समझोगे कि आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइम जोन है। जैसे हमारे इंडिया में अलग टाइम है, और अगर हम अमेरिका की बात करें तो करीब करीब 23 घंटे के आसपास का अंतर है। यहाँ दिन होती है तो वहाँ रात होती है। और ऐसे ही क्या है कि अगर हम पाकिस्तान की, बांग्लादेश की बात करें, अपने पड़ोसी देशों की, तो इनके टाइम में भी हमारे टाइम में अंतर पाता है। किसी में 1 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, इस तरह से आपने देखा होगा कि कई बार क्रिकेट के मैच भी होते हैं तो वहाँ दिन में होते हैं, हमारे वहाँ, यहाँ वो रात में टेलीकास्ट हो जाते हैं, तो टाइम का फ़र्क होता है। तो जब राइटर ने इतनी लंबी यात्रा की है तो उस दौरान उसने 9 टाइम जोन को क्रॉस किया है, 6 चेक पॉइंट्स, और 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया है। चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो थोड़ी बहुत देर के लिए ठहरे हैं, आराम किया है। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और 3 बॉडी ऑफ वाटर है, ये महासागर भी हो सकते हैं और खाली सागर भी हो सकते हैं। एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स,
और बहुत सी इन्होंने क्या किए हैं, इकोस्फीयर्स। इकोस्फीयर्स क्या होती है, इकोस्फीयर वो जगह होती है जहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जंगल में भी इकोस्फीयर है, नगरों में भी इकोस्फीयर है, तो उन्होंने इस जगह को भी पार किया है। अर्थात इस पैराग्राफ में राइटर बताती है कि वो अकेडमिक सोकेल्स्की के नाम से एक जहाज है जिसमें वो अंटार्कटिका तक जाती है। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over hundreds hours in combination of car, an aeroplane and a ship. तो राइटर बताती हैं कि जब उन्होंने मद्रास से अंटार्कटिका की यात्रा की तो क्या कहती है, बाई द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जब मैंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर पैर रखा, अर्थात अंटार्कटिका की ज़मीन पर जब पैर रखे, वहाँ पर जो है उतरी वो, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स। तो राइटर बता रही है कि वो 100 घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने यात्रा की थी, इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार। ये कॉम्बिनेशन था, जैसे कार में भी कुछ देर चली थी, एरोप्लेन में भी और शिप में भी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड uninterpreted blue horizon was relief। तो क्या होता है कि माई फर्स्ट इमोशन, जो राइटर है उसकी जो फर्स्ट इमोशन थी ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, उस अंटार्कटिका के बहुत विशाल वाइट लैंडस्केप को देखकर उन्हें एक तरह से इमोशन आती है उनके मन में। एन अनइंटरप्टिंग ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ, वो उन्हें किस चीज़ की इमोशन आती है, रिलीफ होता है। कब होता है उन्हें रिलीफ, जब वो अंटार्कटिका के वाइट लैंडस्केप को और अनट्रैप्टेड ब्लू हॉरिजन को देखती हैं। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और इसके तुरंत बाद ही मुझे एक बहुत बड़ी हैरानी होती है। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इसकी इमेंसिटी पर, इसकी विशालता पर जो है हैरानी होती है। इट्स आइसोलेशन, इसके एकांत पर हैरानी होती है, क्योंकि वहाँ पर आदमी नहीं रहते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई आबादी नहीं है। तो वहाँ पर जो एकांतता थी, अकेलापन था, उससे भी हैरानी होती है इस राइटर को। बट मेनली एट हाउ देयर कुड नेवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। और सबसे ज़्यादा राइटर को जो है हैरानी होती है वो इस चीज़ पर होती है कि एक ऐसा समय रहा था जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही बड़े से द्वीप का हिस्से थे, अर्थात जमीन के एक बहुत बड़े टुकड़े का हिस्से थे दोनों, यानी कि अंटार्कटिका भी और इंडिया भी। बहुत समय पहले जब स्टार्टिंग हुई थी। अब इसका टाइटल डाल रखा अगले पैरा पर जो राइटर ने, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री बताएगी राइटर कि ये कैसे कैसे हुआ था, किस तरह से जो है ये किस नाम से जाना जाता था और कौन कौन से महाद्वीप इसमें से अलग हो गए हैं। 650 मिलियन ईयर्स एगो, आपको पहले पता होना चाहिए मिलियन में क्या होता है, 10,000 वर्ष होते हैं। तो ये कितने हो गए, 650 मिलियन ईयर्स, यानी कि 665 करोड़ वर्ष पहले की बात है। आ जाइंट अमालगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, एक बहुत बड़ा साउथ में सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिस्ट। और राइटर कहती है कि वास्तव में वो क्या करता था, अस्तित्व में था। एग्जिस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ अस्तित्व में होनी, कोई चीज़ वास्तव में होना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोई कल्पना नहीं है कि पहले क्या था, एक बहुत बड़ा वो था कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, और जिसको किस नाम से जाना जाता था, गोंडवाना के नाम से। और ये वास्तव में था सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट अंटार्कटिका, और जो आज का जो प्रेजेंट अंटार्कटिका है उसके ये बिल्कुल जो है सेंटर में था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और उस समय पर चीज़ें बिल्कुल क्या थी, डिफरेंट थी आज के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन,
और जो ग्लोबल सीन है, धरती का जो सीन है, अर्थात धरती पर इस दुनिया में आदमी का आगमन नहीं हुआ था, आदमी उस समय उत्पन्न नहीं हुआ था सृष्टि में। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था, वातावरण था धरती का, वो कुछ ज़्यादा गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना का मतलब होता है वन्य प्राणी, अर्थात जो है पशु पक्षी और पेड़ पौधे। एक बहुत ज़्यादा क्या थी यहाँ पर, जो है फ्लोरा एंड फ्यूना था, पक्षी थे, पौधे थे, वन्य जानवर थे। 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, और 50,000 करोड़ वर्ष तक जो गोंडवाना था थ्राइव्ड होता रहा। थ्राइव्ड का मतलब है विकसित होता रहा, इसी तरह चलता रहा जैसे कि ये 665 यानी कि 65 करोड़ वर्ष पहले था। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, परंतु उस समय की बात जब जो डायनासोर्स क्या हो गए थे, वाइप आउट हो गए थे, डायनासोर्स का अंत हो गया था। एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और उसके बाद कौन सा, मैमल्स का जो है एज आया था, युग आया था, जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनका, स्तनधारी प्राणी जो दूध पिलाने वाले जानवर होते हैं वो। एंड द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और जो लैंड मास था, जो गोंडवाना के नाम से जाना जाता था, जो सुपर कॉन्टिनेंट जाना जाता था, वो सेपरेट होने लगा, देशों में बंटने लगा। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे, और धीरे धीरे ग्लोब की अर्थात धरती की शेप ऐसे होगी कि जैसे कि आजकल हम इसे जानते हैं। टाइम लगा इसमें, धीरे धीरे हुआ सारा कुछ। द विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, और अब अंटार्कटिका पर विजिट करने का मतलब है कि उस हिस्ट्री का एक तरह से पार्ट बनना, उसको महसूस करना। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग, और ये हमें एहसास होता है कि हम कहाँ से आ गए और कहाँ हम जा रहे हैं। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियन फोल्ड्स, और यहाँ पर हमें समझना होता है कॉर्डिलियन फोल्ड्स का मतलब है जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको। एंड प्री कार्बियन ग्रेनाइट सील्स, और जो प्री कार्बन की से ग्रेनाइट की जो सील्ड है, पत्थर है, पहाड़ियाँ हैं, उसके टाइम को जानना है। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन के बारे में और कार्बन के बारे में जानना है। एवोल्यूशन एंड एग्जिस्टेंस, और किस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ, एग्जिस्टेंस हुआ। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट, जब आप इस सब के बारे में सोचते हैं, कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, की ये बहुत सारे वर्षों में, मिलियन वर्षों में, ये लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों में ये घटनाएं हुई हैं। इट कैन गेट प्रेटी माइंड बोगलिंग, और वास्तव में ये जो चीज़ है एक तरह से सिर को चकरा देने वाली है। इमेजिन, कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, इंडिया जो है नॉर्थ की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धकेल रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और ये किसके जाकर सट गया, एशिया से जाकर सट गया। टू बकल इट्स क्रस्ट, और इसकी जो क्रस्ट थी, ऊपरी परत थी, वो धीरे धीरे ऊपर आई। एंड फॉर्म द हिमालयाज, और हिमालय का निर्माण हो गया, हिमालय बन गया। क्योंकि यहाँ पर जो पहले यहाँ हिमालय है, पहले क्या था, समुद्र था। और जब हलचल आज भी हो रही है नीचे जो है इसकी सेल है जो धरती की उनमें, और धीरे धीरे आज भी ये चीज़ें घट रही हैं। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और जो साउथ अफ्रीका था वो नॉर्थ अमेरिका से जाकर टच कर देता है, परंतु पूरी तरह से नहीं, कुछ हल्का सा छूता उसको। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अमेरिका एक देश है, और अमेरिका जो है देश, उसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और खाली अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है और एक नॉर्थ अमेरिका है। साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है जो महाद्वीप है, और नॉर्थ अमेरिका क्या है आपका, उत्तरी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जिसमें अमेरिका, कनाडा वगैरह देश है नॉर्थ में, और साउथ में ब्राज़ील, पेरू, चिली, इस तरह के देश हैं जिनके बारे में कम ही जानकारी होती है बच्चों को भी।
ओपनिंग अप द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करंट। और क्या होता है कि जब ये साउथ अफ्रीका का जो हिस्सा है जब नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला जाता है तो अंटार्कटिका के बीच में और साउथ अमेरिका के बीच में एक पैसेज अर्थात पानी में एक पानी का बहाव का एक डायरेक्ट पैसेज के नाम से वहाँ पर जगह बच जाती है खाली, टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करंट। और वहाँ पर जो है एक पानी का बहुत ज़्यादा प्रवाह रहता है अर्थात पानी वहाँ पर तेज गति से बहता रहता है। सरकमपोलर का मतलब होता है जो घटनाएं कहाँ हो रही हैं, पोलर अर्थात ध्रुव के पास हो रही हैं, अंटार्कटिका के पास हो रही हैं वो। और ये कोल्ड वाटर का करंट है। करंट का मतलब यहाँ पर है प्रवाह, बहाव। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिज, और इसी की वजह से जो है अंटार्कटिका क्या है, फ्रिज्ड है, जमा हुआ है। डेसोलेटेड क्या है वो, एकांत है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के अंत में है। तो ये डायरेक्ट पैसेज है। ये भी आप ये समझना कि उसको अंटार्कटिका को वहाँ से हिलने नहीं दे रहा है। वजह क्या हो रही है कि जो वहाँ पर उसका पानी का जो बहाव है वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो उसमें एक तरह से उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। फॉर अ सन वर्शिपर साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, अब राइटर बताती है कि मेरा जैसा जो साउथ इंडिया में रहता हो और सन वर्शिप करता हो, सूरज की पूजा करता हो, 2 weeks in a place where 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस, और ऐसी जगह पर है 2 सप्ताह से जहाँ पर 90% बर्फ जो है धरती की वहीं पर जमी हुई जहाँ पर वो फिलहाल है। वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन चिलिंग प्रोस्पेक्ट, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चिलिंग प्रोस्पेक्ट में अर्थात जमी हुई है, ठंड पड़ी हुई है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, यहाँ पर केवल सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस ही नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, ये कल्पना करने की बात है। इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल, और आपने एक बॉल देखी होगी, बड़ी सी बॉल हो जिस पर किसी तरह का कोई मार्क ना हो। पिंग पोंग बॉल क्या होती है, ऐसी बॉल जिस पर ना तो कोई सिलाई का निशान हो और ना ही कोई और किसी भी प्रकार का वो हो, तो उस पर यह पता नहीं चलता कि शुरुआत कहाँ से वो उसका एंड कहाँ है। तो ऐसे ये कह रही है राइटर कि वहाँ पर वॉकिंग करने का मतलब था, ऐसे लगता था जैसे बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल पर घूम रही हो, जैसे गोल गोल, या उसी जगह से चलती हैं और उसी जगह पर आ जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ आना कहाँ जाना है। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, वहाँ पर किसी भी प्रकार का मानवीय निशान नहीं है, कोई आदमियों की हलचल नहीं है। नो ट्रीज, पेड़ नहीं है। बिल बोर्ड्स, और बिल बोर्ड्स नहीं है। बिल बोर्ड्स होंगे जान लोगे आप, कई बार क्या है कि बड़े बड़े बोर्ड्स लगे रहते हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह के, वो होते हैं बिल बोर्ड्स। बिल्डिंग्स, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की बिल्डिंग्स है। यू लूज ऑलरेडी सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर, और आप यहाँ पर पर्सपेक्टिव और टाइम की सेंस खो देते हो, अर्थात आपको जो धरती वाली जो टाइम की और उसकी जो होती है वो यहाँ पर नहीं होती है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोप टू माइटी माइजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और यहाँ पर जो दिखाई देते हैं वो सिर्फ क्या देते हैं, छोटे छोटे वो है मिजेस और माइट्स नाम के कीट पतंग हैं। और क्या है यहाँ पर छोटे छोटे जो कीट पतंगों से लेकर ब्लू व्हेल है जो बहुत बड़ा जानवर होता है, मछली होती है। एंड आइसबर्ग्स, और यहाँ पर जो आइसबर्ग्स हैं बर्फ के जो टुकड़े हैं, एज बिग एज कंट्रीज, ये इतने बड़े हैं कि जैसे बहुत से देशों के आकार इतने बड़े। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, और बेल्जियम यूरोप में एक देश है जो सबसे बड़ा जो बर्फ का टुकड़ा यहाँ पर एक बार रिकॉर्ड किया गया था वो क्या था, बेल्जियम नामक देश के बराबर था। डेज गोज ऑन एंड ऑन इन सेरियल 24 ऑस्ट्रल समर लाइट, और राइटर कहती है कि यहाँ पर दिन बीतते रहे, और जो सरियल का मतलब यहाँ पर सुहावनी, और 24 ऑस्ट्रियल समर लाइट का मतलब है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जो गर्मी पड़ती है वो बिल्कुल हल्की गर्मी पड़ती है, और यहाँ जो है
एक आपको जानकारी होनी चाहिए कि अंटार्कटिका में 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। और मौसम रात के समय तो होता है ठंड का, और यहाँ पर जब दिन रहता है 6 महीने तो गर्मी का मौसम होता है। उसी समय पर यहाँ पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक जाते हैं। और यहाँ पर राइटर बता रही है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की गर्मी पड़ती है उस तरह की जो है यहाँ पर क्या थी, गर्मी थी। और 24 घंटे वो लाइट रहती थी, अर्थात कहने का मतलब ये है राइटर का, तो वहाँ रात नहीं होती थी उस समय पर, क्योंकि 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होती है यहाँ पर। एंड आ यूबिक्विटस साइलेंस, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी थी। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और कैल्विंग आइस शीट कंस्ट्रेट द प्लेस, और यहाँ पर कई बार जो है बर्फ़ की वजह से, जो टूटने की वजह से जो एवलांच होते थे उनकी वजह से आवाज़ होती थी, या बर्फ़ की सीट टूटने से आवाज़ जो होती थी उसकी वजह से ही थोड़ा बहुत शोर शराबा होता था, बहुत अच्छा लगता था ये। इट इज़ एन इमर्सन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, और यही वो चीज़ थी जो आपको फोर्स करती है कि आप यहाँ पर जो है धरती से, यहाँ पर जियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनसे याद, हिस्ट्री क्यों नहीं अपने उसमें रखो मन मस्तिष्क में। एंड फॉर ह्यूमंस, और आदमी के लिए द प्रोगोनोसिस इजंट गुड, और प्रोगोनोसिस आदमी के लिए अच्छा नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन राउंड फॉर अ पाल्ट्री 1200 ईयर्स, और राइटर बताती है कि जो यहाँ पर आदमी का जो आगमन हुआ था धरती पर वो 12,000 साल पहले से नहीं है, 12,000 साल पहले की बात है जब आदमी का यहाँ पर आगमन हुआ। बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जूलॉजिकल क्लॉक, और अगर हम कहें कि भाई जो जूलॉजिकल जो क्लॉक है उसकी जो क्लॉक है, अर्थात हम यहाँ क्लॉक सा जूलॉजिकल क्लॉक का मतलब कहेंगे जब से धरती का जो है शुरुआत हुई उस समय को हम लें तो क्या होगा कि उसमें आदमी का आगमन के समय को सिर्फ क्या माना जाएगा, एक तरह से कुछ सेकंड के बराबर ही समय है, अर्थात बहुत कम समय हुआ आदमी को यहाँ पर धरती के बनने के बाद। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और इसी छोटे से समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस ईचिंग आउट डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस टाउन सिटीज मेगा सिटीज, और इसी थोड़ी सी चीज समय के अंतराल में ही हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कर लिया है, बहुत प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, और यहाँ पर हमने गांव, शहर, बड़े शहर, मेगा सिटी का यहाँ पर निर्माण कर लिया है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और मनुष्य की जो जनसंख्या है उसमें बहुत ज़्यादा जो रैपिड इंक्रीज हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग, उसने हमें सिर्फ लड़ाया है विद अदर स्पाइसेस फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, जो सीमित रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है, अदर जो स्पाइसेस हैं, अन्य जो प्रजातियां इस धरती पर रहने वाली उनके साथ हमारा जो है संघर्ष रहा है उन छोटे कम लिमिटेड स्रोत को लेकर। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम लगातार बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, अर्थात जीवाश्म, ये जो है पेट्रोल डीजल वगैरह जला रहे हैं, इसकी वजह से क्या हुआ है, क्रिएटेड अ ब्लैंकेट, एक तरह से एक चादर बना दिया, कंबल बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड का अराउंड द वर्ल्ड, संसार में, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग, जो बहुत धीरे धीरे परंतु निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिससे क्या हो रहा है कि इस धरती का जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेंटेड एनवायरमेंट डिबेट्स ऑफ आवर टाइम, और जो क्लाइमेट चेंज है वो आज के हमारे समय का बहुत ही ज़्यादा एक हॉट विषय है डिबेट का। विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस
शीट मेल्ट इंटायरली, क्या वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस है पूरी तरह से उसकी शीट पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बटेड, और जो गल्फ स्ट्रीम का जो ओशियन का जो करंट है, प्रवाह है, क्या वो प्रभावित होगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, और जैसा कि हम जानते हैं कि क्या संसार का अंत हो जाएगा। मे बी, मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइदर मे, अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, और अंटार्कटिका जो है इस डिबेट में मुख्य तत्व है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, केवल ऐसा नहीं कि संसार में एकमात्र जगह यही है। विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसमें कभी आदमी की जनसंख्या नहीं रही, मनुष्य नहीं रहा। एंड देयर फोर रिमेन्स रिलेवेंटली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट, और इस रेस्पेक्ट में पूरी तरह से प्रिस्टाइन रहा है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, परंतु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, क्योंकि इसकी जो कार्बन की जो रिकॉर्ड है इसमें 500,000 ईयर से भी जो है आइस की कोर्स में इसके में कार्बन की परतें हैं। ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, जो इसकी बर्फ की लेयर्स में दबी पड़ी हैं, इफ लिपटी पड़ी हैं। इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और यदि हम अर्थ के प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर का अध्ययन करना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाकर जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन के वो है क्या नाम है लेयर्स हैं, वो बर्फ़ में आज भी सैकड़ों करोड़ों सालों की अभी भी लिपटी पड़ी हैं, दबी पड़ी हैं, और उनसे वैज्ञानिक पता लगा सकते हैं कि किस समय में किस तरह से जो है किस तरह के जीव यहाँ पर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पर अपना ये जो है इसका पहला पार्ट पूरा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसको जो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो समय पर मिल जाए। सब्सक्राइब, लाइक इट एंड शेयर। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।